मॉर्निंग क्लास। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर स्पीति में बारिश। इस चैप्टर में क्या है, इससे पहले हम इसके जो लेखक हैं उनके बारे में जान लेते हैं। इसके लेखक हैं कृष्णनाथ। तो सबसे पहले हम कृष्णनाथ जी का जीवन परिचय जो है वो हम जान लेंगे। कृष्णनाथ, जन्म सन 1934, उत्तर प्रदेश। प्रमुख रचनाएं इनकी लद्दाख में राग विराग, किन्नर, धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली। हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का संपादन। लोहिया सम्मान इनको मिल चुका है। इनकी मृत्यु हुई है 2016 में। कृष्णनाथ के व्यक्तित्व के कई पहलू हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए के बाद उनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर हो गया। बौद्ध दर्शन में उनकी गहरी पैठ है। वे अर्थशास्त्र के विद्वान हैं और काशी विद्यापीठ में इसी विषय के प्रोफेसर भी रहे। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर उनका अधिकार है और दोनों की पत्रकारिता से भी उनका जुड़ाव रहा। हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कल्पना के संपादक मंडल में वे कई साल रहे और अंग्रेजी मैनकाइंड का कुछ वर्षों तक संपादन भी किया। राजनीति, पत्रकारिता और अध्यापन की प्रक्रिया से गुजरते गुजरते वे बौद्ध दर्शन की ओर मुड़े। भारतीय और तिब्बती आचार्यों के साथ बैठकर उन्होंने नागार्जुन के दर्शन और वज्रयानी परंपरा का अध्ययन शुरू किया। भारतीय चिंतक जे कृष्णमूर्ति ने जब बौद्ध विद्वानों के साथ चिंतन मनन शुरू किया तो कृष्णनाथ भी उसमें शामिल थे। बौद्ध दर्शन पर कृष्णनाथ जी ने काफ़ी कुछ लिखा है। इतना कुछ करने के बावजूद कृष्णनाथ जी की सृजन आकांक्षा पूरी नहीं हुई, इसलिए वे यायावर हो गए। एक यायावरी तो उन्होंने वैचारिक धरातल पर ही की थी। यायावर का अर्थ है यात्री। यात्राएं उन्होंने शुरू की। एक यात्रा तो उनकी वैचारिक यानी विचारों के स्तर पर थी और दूसरी सांसारिक अर्थ में। उन्होंने हिमालय की यात्रा शुरू की और उन स्थलों को खोजना और खंगालना शुरू किया जो बौद्ध धर्म और भारतीय मिथकों से जुड़े हैं। फिर जब उन्होंने इस यात्रा को शब्दों में बांधना शुरू किया तो यात्रा वृत्तांत जैसी विधा अनूठी विलक्षणता से भर गई। कृष्णनाथ जहाँ की यात्रा करते हैं वहाँ वे सिर्फ पर्यटक नहीं होते बल्कि एक तत्ववेत्ता की तरह वहाँ का अध्ययन करते चलते हैं। अर्थात जहाँ भी वे यात्राएं करते हैं तो केवल उस जगह को नहीं देखते, उससे जुड़ी हर एक बात को देखते हैं और उसकी खोज भी करते हैं। पता लगाते हैं कि वहाँ कुछ विशेष है तो क्यों है और क्या क्या वहाँ की विशेषताएँ हैं। पर वे शुष्क अध्ययन नहीं करते बल्कि उस स्थान से जुड़ी स्मृतियों को उघाड़ते हैं। ये वे स्मृतियाँ होती हैं जो इतिहास के प्रवाह में सिर्फ स्थानीय होकर रह गई हैं, लेकिन जिनका संपूर्ण भारतीय लोकमानस से गहरा रिश्ता है। पहाड़ के किसी छोटे बड़े शिखर पर दुबक कर बैठी वह विस्मृत सी स्मृति, विस्मृत अर्थात भूली हुई सी, स्मृति अर्थात याद, मानो कृष्णनाथ की प्रतीक्षा कर रही हो कि वे आएँ, उसे देखें और उसके बारे में लिखकर उसे जनमानस के पास ले जाएँ। अर्थात बहुत सी ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में दुनिया के लोग, बाकी संसार के लोग अभी तक नहीं जानते। तो वो जो यात्राएं करते हैं और उनके बारे में लिखते हैं जिससे कि बाकी संसार के लोग भी उस जगह के बारे में जान पाएँ। कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत स्थान विशेष से जुड़े होकर भी भाषा, इतिहास, पुराण का संसार समेटे हुए हैं। पाठक उनके साथ खुद यात्रा करने लगता है। वे लोग जो इन स्थानों की यात्रा कर चुके होते हैं वे भी अगर कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत को पढ़ेंगे तो उन्हें कुछ नया लगेगा। उन्हें महसूस होगा कि उनकी पुरानी यात्रा अधूरी थी और कृष्णनाथ की यात्रा वृत्तांत को पढ़कर वह पूरी हुई। स्पीति में बारिश पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। स्पीति हिमाचल के मध्य में स्थित है। ये स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु तथा भूगोल का वर्णन किया है जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। पाठ में दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों की कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया गया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहां बूंदों भरा एक संयोग बन सकता है। तो इनके जीवन परिचय हमने जाना कि किस तरह से वो यात्राएं क्यों करते हैं, उनका यात्राएं करने का उद्देश्य क्या रहता है और उनके जो उनकी रुचियां हैं उनके बारे में जाना। तो अब पढ़ेंगे पाठ स्पीति में बारिश। स्पीति हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। लाहौल स्पीति का ये योग भी आकस्मिक ही है।
इसमें बहुत योगायोग नहीं है। ऊंचे दर्रों और कठिन रास्तों के कारण इतिहास में भी कम रहा है। अलंग यानी जिसको लांघा ना सके, जिसको लांघ के वहाँ तक लोग पहुँच ना सकें। अलंग भूगोल यहाँ इतिहास का एक बड़ा कारक है। अब जबकि संचार में कुछ सुधार हुआ है, तब भी लाहौल स्पीति का योग प्रायः वायरलेस सेट के जरिए है, जो केलंग और काजा के बीच खड़कता रहता है। फिर भी केलंग के बादशाह को भय लगा रहता है कि कहीं काजा का सूबेदार उसकी अवज्ञा तो नहीं कर रहा है, कहीं बगावत तो नहीं करने वाला है। लेकिन सिवाय वायरलेस सेट पर संदेश भेजने के वह कर भी क्या सकता है। बसंत में भी 170 मील आना जाना कठिन है, शीत में प्रायः असंभव है। अर्थात जो स्पीति जगह है वो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले की तहसील है, और इसका भूगोल ऐसा है कि वहाँ पर लोग जो हैं वो पहुँच ही नहीं पाते हैं। शीत यानी बहुत अधिक सर्दी जब होती है तब तो बिल्कुल ही असंभव है। जब बसंत ऋतु होता है तो वहाँ पर तब भी वहाँ पहुँचना बहुत मुश्किल है, और ग्रीष्म ऋतु तो वहाँ होती ही नहीं है। प्राचीन काल में शायद स्पीति भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग रही है। जब ये साम्राज्य टूटे तो ये स्वतंत्र रही है। फिर मध्य युग में प्रायः लद्दाख मंडल और कश्मीर मंडल, कभी बुशहर मंडल, कभी कुल्लू मंडल, कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही है। तब भी प्रायः स्वायत्त रही है। इसकी स्वायत्तता भूगोल ने सिरजी है। भूगोल ही इसकी रक्षा करता है, भूगोल ही इसका संहार भी करता है। स्वायत्तता यानी इसकी जो स्वतंत्रता है, लेखक कहता है कि वो भूगोल से उपजी है। भूगोल ने उसको ऐसा बनाया है क्योंकि वहाँ पहुँचना इतना अधिक मुश्किल है, इसलिए आक्रमणकारी जो थे वो वहाँ पहुँच ही नहीं पाए, इसलिए वो लगभग स्वतंत्र ही बना रहा। लेखक कहता है भूगोल ही इसकी रक्षा करता है, यानी वहाँ का जो भूगोल है, भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वहाँ पहुँचना असंभव है, तो आक्रमणकारी भला वहाँ कैसे पहुँचते। पहले कभी उन राजाओं का कोई हरकारा आता था। हरकारा यानी जो संदेश वाहक होता था। पहले के समय जो संदेश लेके आने जाने वाले राजाओं के होते थे उनको हरकारा कहते थे। तो उसके आते जाते वह अल्प बसंत बीत जाता था। अल्प यानी बसंत का जो थोड़ा सा समय होता था वो भी निकल जाता था। कभी कोई जोरावर सिंह जैसा आता था तो स्पीति का तरीका वही था जो तुप चिलिंग कोनपा में मैंने देखा था। जब डायनामाइट का विस्फोट हुआ तो लाहुली हदस कर, आँख बंद कर, चांगमा का तना पकड़ या एक दूसरे को पकड़कर बैठ गए। जब धमाका गुजर गया तो फिर डरते डरते आँख खोलकर उठे। जोरावर सिंह के आक्रमण के समय स्पीति के लोग घर छोड़कर भाग गए। उसने स्पीति को और वहाँ के विहारों को लूटा। ये अप्रतिकार शायद स्पीति की सुरक्षा की पद्धति है, यानी वहाँ के लोग आक्रमण होता भी है तो वहाँ क्या करते हैं, अपनी आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। जब आक्रमण और धमाका गुजर जाता है तो फिर वो फिर से अपना काम शुरू कर देते हैं। वहाँ के जो विहार है वो बौद्ध विहार हैं जिनको लूटने के लिए जोरावर सिंह ने आक्रमण किया था। स्पीति में जनसंख्या लाहुल से भी कम है। 1901 की जनगणना के अनुसार 3231 रही है। 71 की जनगणना के अनुसार 7196 है। इसका क्षेत्रफल मुझे 1971 की जनगणना में लाहुल के साथ जोड़कर मिला है, जो 12,015 वर्ग किलोमीटर है। स्पीति का अलग क्षेत्रफल नहीं दिया गया। इंपीरियल गजेटियर ऑक्सफोर्ड 1908 खंड 23 के अनुसार ये क्षेत्रफल 2155 वर्ग मील है। इस तरह स्पीति की जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से भी कम है। 1901 में ये प्रति वर्ग मील 2 से भी कम थी। लाहौल स्पीति का प्रशासन ब्रिटिश राज से भारत को जस का तस मिला। अंग्रेज़ों को ये 1846 ईस्वी में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह के जरिए मिला। अंग्रेज इनके जरिए पश्चिम तिब्बत के ऊन वाले क्षेत्र में प्रवेश चाहते थे। तिब्बत में अंग्रेजी साम्राज्य के दूरगामी हित भी थे। जो भी हो, 1846 में कुल्लू, लाहौल, स्पीति ब्रिटिश अधीनता में आए। पहले सुपरिटेंडेंट के अधीन थे, फिर 1847 में वे कांगड़ा जिले में शरीक कर दिए गए। लद्दाख मंडल में के दिनों में भी स्पीति का शासन एक नोनो द्वारा चलाया जाता था। ब्रिटिश भारत में भी कुल्लू के असिस्टेंट कमिश्नर के समर्थन से ये नोनो कार्य करता रहा। इसका अधिकार क्षेत्र केवल द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर था, लेकिन स्पीति के लोग इसे अपना राजा ही मानते थे। राजा नहीं है तो दमयंती जी को रानी मानते हैं। यहाँ पर ये इतिहास लेखक ने बताया है कि किस तरह से जो लाहौल स्पीति था वो ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल हुआ और उसके बाद में फिर भारत को वैसे कि वैसा मिल गया। 1873 में स्पीति रेगुलेशन पास हुआ, जिसके तहत लाहौल और स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। ब्रिटिश भारत के अन्य कानून यहाँ लागू नहीं होते थे। रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के अधिकार नोनों को दिए गए, जिसमें मालगुजारी इकट्ठा करना और छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करना भी शामिल था।
उसके ऊपर के मामले वह कमिश्नर के पास भेज देता था। यानी नोनो जो था वो वहाँ का स्थानीय शासक था, जो छोटे मोटे काम करता था, जैसे मालगुजारी, टैक्स इकट्ठा करना और छोटे मोटे जो फौजदारी के लड़ाई झगड़े के मुकदमे थे वो सुनना। उसके बाद के जो मामले होते थे वो कमिश्नर के पास भेजता था। उन दिनों लाहौल स्पीति का वृत्तांत कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता है। स्वराज्य के बाद 1960 में लाहौल स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग जिला बना दिया गया, जिसका केंद्र केलंग में है। 1966 में जब हिमाचल प्रदेश राज्य बना तो लाहौल स्पीति उसका उत्तरी छोर का जिला हो गया। ये देश का सबसे अधिक दुर्गम क्षेत्र है। स्पीति 31.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। यानी ये इसकी भौगोलिक स्थिति है। ये चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का कैदी है। इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई 18,000 फीट है। ये पहाड़ उसे पूरब में तिब्बत, पश्चिम में लाहौल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। इसकी मुख्य घाटी इसी नाम की स्पीति नदी की घाटी है, अर्थात वहाँ पर एक स्पीति नाम की नदी है जिसके नाम पर वहाँ उस जगह का नाम स्पीति है। स्पीति पश्चिम हिमालय में लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई से निकलकर पूरब में तिब्बत में बहती है, वहाँ से स्पीति में आती है। स्पीति से बहकर पुराने रामपुर बुशहर राज्य में अब किन्नौर जिले में बहती हुई सतलज में मिलती है। मेरी इस स्पीति नदी से प्रीति है। प्रीति अर्थात प्रेम है। स्पीति में मैं सिर्फ इसी नदी को पहचानता हूँ। सुनता हूँ कि कोई पारा नदी भी है, फिर घाटी है। स्पीति के अलावा पिन की घाटी प्रसिद्ध है। मान भाई से इसका किस्सा सुना है, अत्यंत बीहड़ और वीरान है। इनमें से शायद स्पीति की घाटी ही आबाद है। जैसी वह आबाद है वह आप देख ही रहे हैं। प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग बसते हैं, यानी जनसंख्या जो है वहाँ पर बहुत कम है। अचरज ये नहीं है कि इतने कम लोग क्यों हैं, अचरज ये है कि इतने लोग भी कैसे बसे हुए हैं। मैंने जब स्पीति की विपत्ति बताई है तो लोगों ने यही पूछा कि आखिर तब लोग वहाँ रहते क्यों हैं, अर्थात वहाँ की जो जीवन यापन है वो इतना अधिक कठिन है। तो लेखक को भी और जिन्हें भी उसने बताया है उनको ये आश्चर्य होता है कि इतने लोग भी वहाँ कैसे रहते हैं, क्यों रहते हैं। 8-9 महीने से इस दुनिया से कटे हुए हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं, सिर्फ एक फसल उगाते हैं, लकड़ी भी नहीं है कि घर गर्म रख सकें, वृत्ति नहीं है, फिर क्यों रहते हैं। क्या अपने धर्म की रक्षा के लिए रहते हैं, अपनी जन्मभूमि के ममत्व के कारण रहते हैं। लेखक सोचता है कि आखिर इतने लोग वहाँ रहते क्यों हैं। क्या उनको अपने जन्मभूमि से इतना अधिक लगाव है, ममता है, प्रेम है कि वहाँ उसके प्रेम के कारण ही रहते हैं, या इस मजबूरी में रहते हैं कि और कहीं जा नहीं सकते, कहाँ जाएं, या फिर और बातों के साथ साथ ये सब कारण हैं। मैं नहीं जानता, मैं तो इतना ही देखता हूँ कि यहाँ रह रहे हैं, इसलिए रह रहे हैं और कोई तर्क नहीं है। तर्क से हम किसी चीज़ को भले सिद्ध कर सकें, स्पीति में रहने को नहीं सिद्ध कर सकते। लेकिन तर्क का इतना मोह क्यों। ज़्यादा करके संसार और निर्वाण अतर्क्य है, तर्क के परे है। लेखक कहता है कि संसार में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो तर्क के परे हैं। निर्वाण यानी मृत्यु जो है वो भी तर्क के परे है, उसके लिए कोई तर्क नहीं कर सकता मृत्यु क्यों है, कैसे है। तो उसी तरह से वहाँ कोई तर्क नहीं है कि वहाँ इतने लोग भी क्यों रहते हैं, जबकि उनका जीवन जो है वो इतना अधिक कठिन है कि 8-9 महीने इतनी अधिक ठंड होती है कि बाकी की दुनिया से वे कटे रहते हैं। इतनी वहाँ पर नंगे पहाड़ हैं तो लकड़ी भी नहीं मिलती है कि वो अपना घर गर्म कर सकें। केवल एक फसल जो है वो उगती है, उसी से पूरे वर्ष का वो लोग गुजारा करते हैं। स्पीति नदी के साथ साथ मेरा थोड़ा परिचय स्पीति के पहाड़ों का भी है। स्पीति के पहाड़ लाहौल से ज़्यादा ऊंचे, नंगे और भव्य हैं। इनके सिरों पर स्पीति के नर नारियों का आर्तनाद जमा हुआ है। शिव का अट्टहास नहीं, हिम का आर्तनाद है, ठिठुरन है, गलन है, व्यथा है। इस व्यथा की कथा इन पहाड़ों की ऊंचाई के आंकड़ों में नहीं कही जा सकती। फिर भी जो सुंदरता को इंच में मापने के अभ्यासी हैं वे भला पहाड़ को कैसे बख्श सकते हैं। भी ये जान लें कि स्पीति मध्य हिमालय की घाटी है जिसे वे हिमालय जानते हैं। स्केटिंग, सौंदर्य प्रतियोगिता, आइसक्रीम और छोले भटूरे का कुल्लू, मनाली, शिमला, मसूरी, नैनीताल, श्रीनगर, ये वह सब हिमालय नहीं है। हिमालय का तलुआ है, शिवालिक या पीर पंचाल या ऐसा ही कुछ उसका नाम है। यह तलहटी है, रोहतांग जोत के पार मध्य हिमालय है। इसमें ही लाहौल स्पीति की घाटियाँ हैं। लेखक कहता है कि जो पहाड़ के नाम से जो जगहों के नाम हमारे दिमाग में आते हैं और जो चीज़ें दिमाग में आती हैं, लाहौल स्पीति जो है वो ये जगह जो है उनसे बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पर ना तो झरने हैं, ना बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं, ना ही पहाड़ों की हरियाली है। यहाँ पर क्या है,
बिल्कुल नंगे पहाड़ हैं, यानी हरियाली भी नहीं है, बर्फ़ भी नहीं है, लेकिन ठंड बहुत अधिक है। इन घाटियों की औसत ऊंचाई नापी गई है। श्री कनिंघम के अनुसार लाहौल के समुद्र की सतह से ऊंचाई 10,535 फीट है। स्पीति की 12,986 फीट है, यानी लगभग 13,000 फीट तो औसत ऊंचाई है। मध्य हिमालय की जो श्रेणियाँ स्पीति को घिरे हुए हैं, उनमें से जो उत्तर में है उसे 12 लाचा श्रेणियों का विस्तार समझें। 12 लाचा दर्रे की ऊंचाई का अनुमान 16,221 फीट से लगाकर 16,500 फीट का लगाया गया। इस पर्वत श्रेणी में 2 चोटियों की ऊंचाई 21,000 फीट से अधिक है। दक्षिण में जो श्रेणी है वह माने श्रेणी कहलाती है। इसका क्या अर्थ है? कहीं ये बौद्ध मंत्रों के माने मंत्र के नाम पर तो नहीं है। ओम मणि पद्मे हूँ इनका बीज मंत्र है। किनका? बौद्धों का। इसका बड़ा महात्म्य है। इसे संक्षेप में माने कहते हैं। कहीं इस श्रेणी का नाम इस माने के नाम पर तो नहीं है। अगर नहीं है तो करने जैसा है। यहाँ इन पहाड़ियों के माने का इतना जाप हुआ है, पहाड़ियों में माने का इतना जाप हुआ है कि ये नाम उन श्रेणियों को दे डालना ही सहज है। लेखक कहता है कि ये जो पर्वत श्रेणी है वहाँ पर जो बहुत अधिक ऊंची है वो माने श्रेणी कहलाती है। लेखक खुद से ही अनुमान लगाता है कि शायद यहाँ पर जो बौद्धों का बीज मंत्र है उसका बहुत अधिक जाप हुआ है, इसी कारण इसका नाम माने श्रेणी पड़ गया होगा। और अगर इस कारण नहीं भी पड़ा है तो भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि उन पहाड़ियों पर बौद्धों के द्वारा माने मंत्र का जाप बहुत अधिक हुआ है। इस वीडियो में आप इतना समझ लीजिए। अगले वीडियो में आप जो चैप्टर का बाकी बचा हुआ पार्ट है वो समझाऊंगी। धन्यवाद।